सल्ट उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत 30 बीजेपी नेता लिस्ट में शामिल। उत्तराखंड में कोरोना का कहर बरकरार, 1 लाख के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। बुधवार को 293 नए कोरोना संक्रमित आए सामने। हरिद्वार में महाकुंभ के दौरान टिहरी झील से छोड़ा जाएगा पानी। 3 शाही स्नानों के साथ सामान्य स्थानों में भी छोड़ा जाएगा पानी। और हरिद्वार महाकुंभ में 1500 स्वयंसेवक देंगे अपना श्रमदान। पुलिस अधिकारी स्वयंसेवियों को देंगे प्रशिक्षण। संघ प्रचारक नरेश विकल ने दी जानकारी। नमस्कार, आपनो उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। कुंभ नगरी हरिद्वार को भूमिगत विद्युतीकरण से जोड़ने की केंद्र सरकार की विद्युत परियोजना का लोकार्पण हरिद्वार में हो गया। भूमिगत विद्युत परियोजना का 33 केवी विद्युत उपसंस्थान भूपतवाला से पहला हाईटेंशन सर्वानंद घाट पर परीक्षण सफल रहा। ऊर्जा सचिव और कार्यदायी कंपनी विंध्या टेलीलिंक्स के अधिकारियों समेत यूपीसीएल के कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, आरके सिंह, ऊर्जा राज्य मंत्री सहित ऊर्जा सचिव वर्चुअल तरीके से जुड़े। सीएम ने इसे मील का पत्थर करार दिया और कहा कि 24 घंटे 7 दिन बिजली मिलेगी और कई अन्य फायदे भूमिगत विद्युत के लिए मिलेंगे। का लोकार्पण हुआ, इसके लिए मैं भारत सरकार के मंत्री जी सबको धन्यवाद देता हूं। और सबसे बड़ा धन्यवाद यह कि उन्होंने कहा जो बचा हुआ शेष काम है उसके लिए भी उन्होंने कहा कि हम उसको भी देंगे। तो इस प्रकार से हरिद्वार क्षेत्र में अब जो बचा हुआ काम है उसकी भी जल्दी से जल्दी डीपीआर जाकर वो स्वीकृति हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि हरिद्वार देश का ऐसा शहर होगा जो शायद बनारस के बाद 100% अंडरग्राउंड हो जाएगा। ये 400 करोड़ का प्रोजेक्ट था जो लगभग टेंडर इत्यादि में 300 करोड़ में पूरा काम हुआ है। और कठिनाई इसलिए थी कि जगह जगह खोदना फिर उसको आगे बढ़ाना ये कठिनाई थी, लेकिन इसके लिए हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहा, अधिकारियों का बहुत ही काम अच्छा हुआ और इस प्रकार से एक बड़ा काम कंप्लीट हुआ। देखिए, कार्य बहुत कठिन था क्योंकि जब भी अंडरग्राउंडिंग करी जाती है तो लोगों को बहुत असुविधा होती है। पानी की, बिजली की लाइनें खराब होती हैं और यूटिलिटीज़ नीचे मैप्ड नहीं होती हैं, तो बहुत चैलेंजिंग था यूपीसीएल के लिए। लेकिन सभी हरिद्वार के जितने सम्मानित लोग थे उन्होंने बड़ा सहयोग करा क्योंकि बीच में बहुत तकलीफ आई इस कार्यक्रम को करने में। बट आज बनारस के बाद आपका शहर है हरिद्वार जो भूमिगत हो गया है और इसके लिए आप सभी का सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। इससे शहर का सौंदर्यीकरण, सुरक्षा, एटीएनसी लॉसेस, विद्युत आपूर्ति सभी बेहतर होगी। अरे अप्रूव्ड था। देखिए, शहर बड़ा था तो जरा हमारा आधा जितना शहरी क्षेत्र था वो तो हमने कर दिया है। आज माननीय आरके सिंह जी से दोबारा निवेदन करा गया है कि वो हमें और भी स्वीकृति दें जिसमें जो हरिद्वार का क्षेत्र बचा है उसको भी हम अंडरग्राउंड केबलिंग से कवर कर सकें। तो वो डीपीआर बना के हम लोग केंद्र सरकार प्रेषित करेंगे और जैसे ही उसका अप्रूवल प्राप्त होएगा हम लोग बाकी पूरे क्षेत्र को भी कवर करेंगे। एटीएनसी लॉसेज में 5 से 7% का लाभ होता है। तो जितनी योजना की लागत होती है वो जो लॉसेज में हम सेविंग करते हैं वो 5 साल में हम कवर कर सकते हैं। बनारस का भी उदाहरण हमारे सामने है जहां हम लोगों ने इस कार्यक्रम को करा था ऊर्जा मंत्रालय से, तो वो हमारा कॉस्ट कवर हो जाती है, एस्थेटिकली भी अच्छा लगता है और पावर सप्लाई बेहतर होती है। जो तार टूटते हैं या आंधी तूफान आता है तो जो आपकी राजनीतिक पार्टियां सल्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारी में जुटी हुई है। आपको बता दें, सल्ट विधानसभा सीट विधायक सुरेंद्र जीना के निधन के बाद से खाली है, जिसके बाद 17 अप्रैल को इस सीट पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी ने इस सीट से महेश जीना को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जबकि कांग्रेस ने यहां से गंगा पंचौली को चुनावी मैदान में उतारा। इसके साथ ही बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 30
नेताओं के नाम हैं जो जसल्ट उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनावी मैदान में उतरकर प्रचार प्रसार करेंगे। आपको बता दें, बीजेपी के इस लिस्ट में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक, तीरथ सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत समेत 30 नेताओं के नाम शामिल हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है। बुधवार को प्रदेश में कोरोना के 293 संक्रमित मिले। वहीं कोरोना संक्रमण के चलते 4 मरीजों की मौत हुई। इसके साथ ही प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 1800 के पार पहुंच चुकी है, जबकि कुल मरीजों की संख्या 1,04,11 पर पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार बुधवार को 11,061 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं देहरादून में सबसे ज्यादा 171 मरीज, हरिद्वार में 70, नैनीताल में 21, उधम सिंह नगर में 16, बागेश्वर और उत्तरकाशी में एक कोरोना संक्रमित मिला। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पौड़ी जिले के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह पहला दौरा है। इस दौरे के दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोटद्वार में पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार ने कई योजनाएं महिलाओं और युवाओं के रोजगार के लिए चलाई है, जो अब धरातल पर दिखने लगी है। तो साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि चेहरे भले ही बदल जाते हैं, लेकिन सरकारें चलती रहती है। ये सरकार निरंतर होती है, एक तो बड़े स्पष्ट समझ लेना चाहिए। और जब सरकार निरंतर होती है तो जो भी योजनाएं मैंने अपने कार्यकाल में राज्य में प्रारंभ की हैं, चाहे महिलाओं के उत्थान से संबंधित रहेंगी, युवाओं से संबंधित रहेंगी, रोजगार से संबंधित रहेंगी, सोलर, तो आज पहाड़ों में सोलर दिखने लगे जगह जगह। तो जो तमाम जो योजनाएं गरीबों के कल्याण के लिए जो भी योजनाएं हमने चलाई है, तो सरकार उसको आगे निरंतर। होली के मौके पर जब सब रंगों की मस्ती में चूर थे, उसी दौरान हरिद्वार जिले के मंगलौर क्षेत्र में पानी को लेकर 2 पक्षों में ऐसा विवाद हुआ कि वहां फोर्स तैनात करनी पड़ी। आपको बता दें, मंगलौर में पीने के पानी को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। वहीं झगड़े में एक व्यक्ति ने तमंचे से गोली चला दी। गोली पास में ही खड़े किशोर के पैर में लगी, जिसके बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमे दर्ज किए हैं। लालकुआं में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी ने लालकुआं कोतवाली में आकर लंबित विवेचनाओं की समीक्षा की, तो साथ ही जनता के साथ मधुर व्यवहार बनाने और अपराधों पर लगाम लगाने के सख्त निर्देश दिए। तो साथ ही कहा कि मजबूती से काम करने की जरूरत है। इस दौरान एमएसपी ने, आपको बता दें, कोतवाली परिसर का एसएसपी ने निरीक्षण किया। में सभी जो हमारा ग्राउंड का जो कर्मचारी है, जो हमारे बीट कांस्टेबल्स हैं, उनको सभी को जो है निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने बीट एरिया में ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे जो इस तरह के काम कर रहे हैं, तथा अच्छे लोगों को भी चिन्हित करेंगे जो इसमें सहयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं सभी लोगों से अनुरोध करूँगी कि जो हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं उस पर भी अपने फ़ोन कॉल्स करके उस पर सूचित करें, और आपके जो नाम हैं, जो सूचना दे रहे हैं, उसका नाम हम लोग गोपनीय रखेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि इसमें जनता जो है वो भी बढ़ चढ़कर अपना जो हिस्सेदारी उसको निभा करके ऐसे लोगों के बारे में गोपनीय सूचना ज़रूर प्रोवाइड कराएगी। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया हुआ है 75 1905 1905 और 97 1929 1929। काइंडली इन दोनों नंबर्स पे जो भी आपको ठीक लगे उस पर अपनी जो सूचना है ऐसे लोगों के बारे में उसको ज़रूर देते रहें। कृपया करके गलत सूचना ना दें, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अपराधों पर लगाम लगाने के जो सख्त निर्देश हैं वो दिए गए हैं। आपको बता दें, एसएसपी ने कोतवाली परिसर का निरीक्षण किया और तमाम सख्त जो निर्देश हैं वे भी दिए हैं। लालकुआं में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी ने लालकुआं कोतवाली में आकर लंबित विवेचनाओं की समीक्षा की, तो साथ ही जनता के साथ
मधुर व्यवहार बनाने और अपराधों पर लगाम लगाने के निर्देश दिए और साथ ही साथ कहा कि मजबूती से काम करने की जरूरत है। अपने उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं अपने उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड में ऑपरेशन मुक्ति अभियान के तहत भिक्षा नहीं दे शिक्षा दें का दूसरे चरण का आज समापन हो गया। 1 अप्रैल से तीसरे चरण की शुरुआत होगी। इस मुहिम के तहत उत्तराखंड पुलिस सड़कों पर भिक्षा मांगने, कूड़ा बीनने और गुब्बारे बेचने वाले बच्चों को चिन्हित कर उनका सत्यापन कर रही है और जो बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं उनका स्कूल में दाखिला करवाया जा रहा है। अभियान के नोडल अधिकारी शेखर सोयाल ने बताया कि इसके तहत पहले चरण में 482 बच्चों को भिक्षा मांगने, कूड़ा बीनने और गुब्बारे बेचने में चिन्हित किया गया। दूसरे चरण में भिक्षा लेने और देने वालों को इसके नुकसान के बारे में जागरूक किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि 482 बच्चों में से 123 बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए सत्यापित कर लिया गया है। तो साथ ही 1 अप्रैल से तीसरे चरण के तहत ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाएगी जो बच्चों से भीख मंगवाते हैं। देहरादून की, तो उसमें 480 बच्चे हमने आइडेंटिफाई किए। उसमें बेसिकली वो बच्चे हैं जो भीख मांग रहे हैं, जो कूड़ा बीन रहे हैं, जो सड़कों पे कुछ छोटी मोटी गुब्बारे, बलून या पेन वेन इस टाइप की चीज़ बेच रहे हैं, या मतलब जो किसी न किसी काम में इन्वॉल्व हैं। उसके साथ उन बच्चों का ये पता किया कि वो स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, उनके माँ बाप की स्थिति कैसी है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तो ये सब चीज़ पता किया। तो फाइनली 480 बच्चों में से हम ये देख पाए कि 123 बच्चे ऐसे हैं जो कभी। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने हरिद्वार दौरे के दौरान कहा कि केंद्र सरकार महाकुंभ के लिए पूरी मदद कर रही है। आपको बता दें, महाकुंभ में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी सभी तैयारी पूरी कर ली है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को 72 घंटे पुरानी कोरोना रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। तो हम उस पर भी नियंत्रण कर रहे हैं और हर प्रकार का वैक्सीनेशन का टीका भी पड़ रहा है। आपको जानकारी होना चाहिए कि लगभग आज 6.5 करोड़ से लगभग टीका पड़ चुका है। वैक्सीनेशन का भी टीका है। हम हमारे एक्टिव केसेस देश भर में बढ़ रहे हैं, इसमें भी दो मत नहीं। 70 जिला हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जहां संक्रमण लगभग कहीं 150 गुना से भी ज़्यादा हो गया है 15 दिनों में। तो हम उस पर भी नियंत्रण कर रहे हैं। हरिद्वार में महाकुंभ के दौरान 1 से 30 अप्रैल के बीच होने वाले 3 शाही स्नानों के साथ ही सामान्य स्नान में टिहरी झील से पानी छोड़ा जाएगा। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने 1 से 30 अप्रैल के बीच महाकुंभ की तैयारियों का आयोजन किया
और इस दौरान 12 अप्रैल सोमती अमावस्या को दूसरा, 14 अप्रैल को बैशाखी पर तीसरा और 27 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा पर चौथा और आखिरी शाही स्नान होना है। तो साथ ही 25 अप्रैल को उत्तराखंड की देव टोलियां स्नान करेंगी। कुंभ के टाइम पे जो कुंभ के मुख्य स्नान है, जो कि 12 अप्रैल और 14 अप्रैल में है, उस टाइम पे हम यहाँ से करीब 300 क्यूमेक्स का डिस्चार्ज रखेंगे। उसके बाद भी 2 स्नान और 26 में या 27 में है। तो कुंभ के दिनों, जिस दिनों महास्नान होते हैं, उसमें 300 क्यूमेक्स पानी यहाँ से छोड़ेंगे और 100 क्यूमेक्स करीब उस समय रखना वैसा है। तो 400 क्यूमेक्स यानी 14,000 क्यूसेक्स जो डिमांड है, उतना पानी वहाँ पे उपलब्ध रहेगा स्नान के टाइम। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी महाराज ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान महंत ने कहा कि भारत को आजाद हुए लगभग 74 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अंग्रेजों और मुगलों की शुरू की गई परंपराओं का दंश हम अभी तक झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भारत पर आक्रमण कर सालों तक शासन किया, भारत के टुकड़े करने की कोशिश की, उन्हीं के नाम पर सड़क मार्गों का नाम भारत में लिखा जाता है, जो कि सरासर गलत है। महंत नरेंद्र गिरी ने इन सड़कों के नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखने की मांग की। और क्या कुछ कहा महंत नरेंद्र गिरी ने, सुनाते आपको। हम लोगों के लिए जब वो चीज़ें देखते हैं या उनके नाम की बनी हुई कोई चीज़ देखते हैं तो हम लोग कष्ट होता है। जिन्होंने भारत पे आक्रमण करके, गद्दारी करके, भारत के लोगों को गुमराह करके भारत पे राज्य किया, उन्हीं के नाम पे हम लोगों ने रोड बना दी। अब आप दिल्ली जाओ तो तुगलक रोड, बाबर रोड, क्या मतलब भाई? इन लोगों के नाम से रोड क्यों रखी जा रही है? या देश किसी कोने में जाओ, किसी शहर में जाओ, तो आज़ादी से पहले जिन लोगों ने देश साथ गद्दारी की है, जिन लोगों ने देश को बांटा है, उनको नाम से हम रोडें क्यों रखें? जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया है, जिन्होंने अपने देश के लिए पूरा जीवन जेल में रहे, उनके नाम रोड क्यों नहीं? तो दिल्ली में खबरें अभी और भी हैं, हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਸਥਾਪਨਾ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रसिद्ध माता पूर्णागिरी धाम मेले का उद्घाटन करने जा रहे कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने खटीमा रुककर कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने जहां कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना, वहीं मंत्री बनने के बाद पहली बार खटीमा पहुंचे कैबिनेट मंत्री का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं इस दौरान कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने मीडिया से कहा कि सरकार ने 1 तारीख से गेहूं खरीद को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। सरकार MSP पर किसानों का गेहूं 1 अप्रैल से खरीदना शुरू कर देगी और सरकार जो भी गेहूं MSP पर किसानों से खरीदेगी उसका 7 दिन के अंदर पेमेंट किसानों के खाते में पहुंचा दिया जाएगा। तो हमने कहा खटीमा के कार्यकर्ताओं से भी भेंट करेंगे, ऐसा हमने विधायक जी से भी कहा, एक मुलाकात हो जाएगी। इस नाते यहाँ पर बैठे और गेहूँ खरीद हमारे सामने प्रमुख मुद्दा है। पुराना धान का पैसा भी मुद्दा है, इसको भी हम कर रहे हैं, लेकिन गेहूँ खरीद पर
बहुत स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 1 तारीख अप्रैल से गेहूँ खरीद प्रारंभ करें, 15 मई तक उसको पूरा करें। इस दौरान किसी भी काश्तकार को किसी भी प्रकार से कोई ताड़ना या परेशानी नहीं होगी और 1 सप्ताह के अंदर उसकी गेहूँ का पेमेंट भी होगा। हाल फिलहाल हमने उत्तराखंड के श्रीनगर में एक नवजात का शव से इलाके में हड़कंप मच गया। बुधवार सुबह श्रीनगर के एजेंसी मोहल्ले में कूड़ेदान में एक नवजात का शव मिला, जिसे कुत्ते निकालकर सड़क पर ले आए। इसके बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर लोगों से पूछताछ की, तो साथ ही सीसीटीवी कैमरे की मदद से भ्रूण को यहां रखने वाले का पता लगाया जा रहा है। हरिद्वार में महाकुंभ के चलते पूरी दुनिया की नजर हरिद्वार पर बनी है, जहां एक तरफ कुंभ नगरी में चल रहे कुंभ मेले को सुरक्षित और सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस विभाग पूरी तरह से सजग है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पावन धाम क्षेत्र में मेले के बेस हॉस्पिटल में शराब के नशे में पहुंचे। डॉक्टर पीके मेहता के शराब पीकर ड्यूटी पर पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिससे हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग की पोल खुलती नजर आ रही है। कन्याकुमारी से 7000 किलोमीटर का सफर तय कर रुड़की पहुंची कुंभ संदेश यात्रा के आयोजकों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें इस कुंभ संदेश यात्रा के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी गई। आपको बता दें, दक्षिण भारत के पवित्र तीर्थ स्थानों, देवालय और तीनों कुंभ स्थानों से होकर यात्रा बुधवार को अपने अंतिम पड़ाव में रुड़की पहुंची। कन्याकुमारी से हरिद्वार तक 40 दिनों में 7000 किलोमीटर का सफर तय करने वाली ये कुंभ संदेश यात्रा रथ और गाड़ियों से चलते हुए 24 मार्च को दिल्ली पहुंची थी। गौरतलब है कि इस यात्रा का उद्देश्य प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता से भारत समेत पूरी दुनिया को परिचित कराना है, तो साथ ही सदियों से चली आ रही कुंभ परंपरा को दुनिया के सामने लाकर भारत का गौरव बढ़ाना है। पहला हमारा संदेश ये है, कुंभ मेला अभी हरिद्वार में चल रहा है। लोग समझते हैं कुंभ मेला बोले तो जाना, शाही स्नान करना, डिप करना, पूरा अपना पाप चलेगा, फिर निकालना, गाँव जाना, यही उसका सोच है। हमारा मुद्दा है कुंभ मेला में उतना ही नहीं है और ज़्यादा है। और क्या है, एक्सचेंज सेंटर है वो नॉलेज का। जिस नॉलेज हमारे पास है उससे ज़्यादा उधर संत लोगों से जो मेधावी लोग आते हैं, लोग बैठ के चर्चा करता है, अपना परंपरा क्या है, कैसा रहना है, आगे कैसा चलना है, आगे चेंजेस क्या होने का है। आजकल वो पूरा उधर चर्चा होता है, वो चर्चा कोई सुन रहे नहीं। ये चर्चा है, इसका पीछे ये बहुत है बोल के लोगों को और अपना दक्षिण भारत में सबको अवेयरनेस होना बोल के ये एक मुद्दा है। दूसरा हमारा है, ये परिवार बिगड़ रहा है, संयुक्त परिवार का भी हमारा एक विचार है, ग्रामीण विकास का भी एक हमारा विचार है, और अपना आहार पद्धति जो है बिगड़ रहा है, पूरा वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, उसको रोकना चाहिए, वो भी हमारा विचार है। और एक मुद्दा हमारा सरकार से हम पूछ रहे हैं, अभी 75 साल का अपना आज़ादी हो रहा है, 75 साल के बाद भी हम इंग्लिश का कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्ल्ड का कैलेंडर है तो रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपना कैलेंडर अपने को इस्तेमाल होना चाहिए। अपना कैलेंडर अपना ऑफिशियली डिक्लेयर होना है, अपना कैलेंडर। रुड़की के आयोजित प्रेस वार्ता में उत्तराखंड के संघ नरेश कुमार विक्कल ने बताया कि हरिद्वार महाकुंभ में 1500 स्वयंसेवक यातायात की व्यवस्था में अपना सहयोग देंगे। 7 से 15 अप्रैल तक इस शिविर में पूरे प्रदेश के स्वयंसेवी भाग लेंगे। इस दौरान स्थानीय स्वयंसेवी जो यातायात व्यवस्था में नहीं होंगे, वो भी खान पान की व्यवस्था को संभालेंगे। उन्होंने बताया कि इससे पहले पुलिस अधिकारियों सभी स्वयंसेवियों को प्रशिक्षण देंगे, जिसके बाद कुंभ में पुलिस के बनाए गए 16 सेक्टर में 16 प्रमुख बनाए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, 46 पॉइंट पर 10 स्वयंसेवक हर समय मौजूद रहेंगे। दिन और रात की 2 शिफ्ट होंगी, जिसमें 700 स्वयंसेवी ऐसे हैं जो कि 24 घंटे व्यवस्था में उपस्थित रहेंगे। वहीं 800 स्वयंसेवियों में कुछ दिन के 12 घंटे और कुछ रात के 12 घंटे अपनी सेवाएं देंगे। कुंभ 2021 में ये सौभाग्य की बात है कि अपने इस क्षेत्र के अंदर और एक बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसलिए प्रशासन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और सहयोग मांगा है कि वो प्रशासन का सहयोग करें। स्वयंसेवक हमने भी पूरे प्रदेश से, उत्तराखंड प्रदेश से स्वयंसेवक बुलाए हैं। 1500 स्वयंसेवक गणवेश में और कुंभ मेला प्रशासन के साथ में
उनका जो यातायात व्यवस्था है उनके साथ खड़े होकर के यातायात के डाइवर्जन में, पार्किंग में, जहाँ पर श्रद्धालुओं को रास्ता दिखाना उनको रास्ता दिखाने में किसी प्रकार की भी अव्यवस्था ना हो इसमें, और हम श्रद्धालुओं को सहयोग करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। जैसी प्रशासन की नीति है उस नीति में हम एक सहयोगी भूमिका में प्रत्येक स्वयंसेवक निभाएगा, उस नीति का पालन करेगा। संघ के स्वयंसेवक गणवेश में रहेंगे, पूरे नियमों का पालन करेंगे, सबका जो है और रैपिड टेस्ट होगा, सब लोग गणवेश में होंगे, उनको एक कैप में रहेंगे, जो एसपीओ का कार्ड उनका बनेगा, एसपीओ कार्ड में रहेंगे, संघ की उनकी प्रवेशिका बनाएगा। इस सारी चीज़ को हम लेकर के इस कुंभ में 1500 स्वयंसेवक को लगाने वाले हैं। बेस कैंप कहाँ लगाई जाएगी? बेस कैंप हमारे स्वयंसेवक की दृष्टि से एक जो केंद्रीय कार्यालय है वो सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सेक्टर 2 हरिद्वार में है, BHL सेक्टर 2 में। दूसरा हमारा जो है मायापुर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हरिद्वार में है, और तीसरा ये सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रुड़की में है। हरिद्वार में बैरागी संतों ने मेला प्रशासन से सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। महंत सांवरिया बाबा ने कहा कि जमीन आवंटित करने के बाद मेला प्रशासन ने संतों को अधर में लटका दिया। जमीन आवंटन के बाद किसी तरह की सुविधा संतों को उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे संतों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। मेला प्रशासन बैरागी संतों को भूमि आवंटित करके सुविधाओं के नाम पर बरगला रहा है। शौचालय, सड़क, बिजली, पानी समेत कोई भी सुविधा अब तक संतों को नहीं मिली है। मेला प्रशासन के अधिकारियों से बार बार अनुरोध करने पर भी वो सिर्फ आश्वासन देते हैं। जायज़ है, जमीन की कुछ खालसा बाकी उनकी मांग रखी है, अखाड़ों की व्यवस्थाओं की मांग रखी है, और जो खालसा लग चुके हैं उनमें जो मूल सुविधा है, लैट्रिन, बाथरूम, सड़क और लेवल वगैरह का, वो सब समस्याएं जो हमने IG साहब के सामने अर्जी की है, और IG साहब ने बड़े सौहार्द से, स्वभाव से उनको स्वीकार किया है और समाधान करने के लिए मैंने आश्वासन दिया है। मैं आशा है कि थोड़ा समय तो लगेगा ही, लेकिन समस्या का समाधान हो जाएगा। कि हमारा संगठन है उसके बाद हम सक्रिय हो जाएगी, तब तक जमीन हो सकता है कि पूरी हो जाए, और फिर IG हमारे सामने सुन रहे हैं, करके आश्वासन दे रहे हैं, और कहा है कि मेला अधिकारी जो है मीटिंग होगी और उस महाराज अखाड़े के संतों के लिए सुरक्षा की आवश्यक जो संत हैं, दाराचार्य है या हमारे आचार्य लोग हैं, और जो गणमान्य व्यक्ति है तथा पदाधिकारियों के लिए सुरक्षा की मांग की है, और उनके घर गई है कि आप अपने लेटर पर लिख लीजिए। अब आप आजी महोदय तो हमारे बीच में ही रहते हैं, और हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया कि जो आने वाले हमारे देश भर से जगतगुरु और द्वाराचार्य श्रीमान उनकी सुरक्षा के संबंध में और अखाड़ा के संबंध में बातचीत किया, और इस कुंभ को सुरक्षा की दृष्टि से किस प्रकार से निर्विघ्न संपन्न कराया जाए। आजी महोदय ने संपूर्ण हमारी बातों को सुना, समझा, और हमें आश्वस्त किया है कि आप निश्चिंत रहें, हम आपके साथ में खड़े हैं। महाराज जी, कब तक क्या भूमि आवंटन और अपने टेंट शिविर लगाने की व्यवस्था कब तक पूरी हो जाएगी? भूमि आवंटन का कार्य तो लगभग पूरा हो चुका है। हमारे 100-150 खालसे और बचे हुए हैं। तो आजी महोदय से अपनी पीड़ा को हमने इस संबंध में भी कहा, और आपने कहा है कि आज हम मेलाधिकारी और से बातचीत करके इसका बैरागी अखाड़ों के तीनों सम्मानित अखाड़ों के से मिले हैं, और मिलने के बाद आप लोग के द्वारा जो पूर्व के अनुभव है उसके आधार पे आप लोग के द्वारा सुझाव दिए गए थे, उन सुझावों पे पुलिस काम करेगी। और साथ में क्योंकि अब काफ़ी सारी दिक्कतें यहाँ पर रही है और हो रही है, तो उसके लिहाज से आप लोगों ने हमें संज्ञान में कुछ बातें लेकर आए हैं। तो जिसके क्रम में क्योंकि कल माननीय उच्च न्यायालय में हियरिंग भी है, तो उसके बाद हम लोग जिसमें मेलाधिकारी जी हम लोग बात करके और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।